नमस्कार, मैं हूं अभिषेक चौहान। स्वागत है आपका ADRGS एकेडमी पर। डेली 10 हमारा करंट अफेयर्स का एक प्रोग्राम है जिसमें 10 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स संबंधित तथ्य आपके सामने रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नोबेल प्राइज 2023 इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज दिए गए। इसका एक अन्य नाम मिलता है स्वेरिजेस रिक्स बैंक प्राइज। क्या मिलता है? स्वेरिजेस रिक्स बैंक प्राइज। इसके विजेता हैं क्लॉडिया गोल्डिन। क्लॉडिया गोल्डिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और जिस क्षेत्र में इन्हें ये अवार्ड दिया गया है वो आपका महिलाओं की कमाई और श्रम बाजार भागीदारी, महिलाओं की कमाई और श्रम बाजार भागीदारी संबंधी शोध के लिए, अनुसंधान के लिए इनको ये प्राइज दिया गया है। साथ ही इनकी बुक बड़ी महत्वपूर्ण है और इसकी संभावना बहुत ही है कि आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। इनकी बुक का नाम वो है आपकी कैरियर एंड फैमिली सेंचुरी लॉन्ग जर्नी टुवर्ड्स इक्विटी, ठीक है, इसे आप याद रखिए, बुक है इनकी। हाँ, और याद रखिए बुक के लिए अवार्ड नहीं मिला है। बुक ये इनका जो क्षेत्र है जिसके लिए मिला है वो ये है महिलाओं की कमाई और श्रम बाजार में भागीदारी। क्लियर? आगे चलते हैं। नोबेल प्राइज, नोबेल में अर्थशास्त्र पुरस्कार 1968 में, ठीक है, कब हुआ? आया 1968 में। जबकि अन्य पुरस्कार आपके पहले दिए जा रहे थे 1968 में, जो 20वीं शताब्दी में दिया गया वो आपका था स्वेरिजेस रिक्स बैंक के द्वारा इसे डेवलप किया गया, ठीक। सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन के द्वारा ये स्थापित है, ना कि ये अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा जो उनकी वसीयत के आधार पर डेवलप नहीं है। क्लियर? आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें इस नोबेल प्राइज से संबंधित देख लेते हैं। एक सवाल उठता है कि जितने भी नोबेल प्राइज दिए जाते हैं क्या किसी एक संस्था के द्वारा दिए जाते हैं या अन्य संस्थाओं के द्वारा भी इन्हें दिया जाता है। जैसा कि आपने अर्थशास्त्र में देखा कि ये पुरस्कार स्वेरिजेस रिक्स बैंक के द्वारा दिया जाता है। तो आगे देख लेते हैं कि अन्य की कहाँ कहाँ किन किन संस्थाओं के द्वारा इन्हें प्रोवाइड कराया जाता है। चिकित्सा अर्थात फिजियोलॉजी का मिलता है द नोबेल असेंबली कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। यहाँ कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट जरूर याद रखिए, स्टॉकहोम स्वीडन में स्थित, और ये डिसीजन लेती है फिजियोलॉजी के नोबेल प्राइज के लिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का एक ही है, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज, ये भी आपकी स्टॉकहोम में लोकेटेड है, स्वीडन की राजधानी। और कौन देता है? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज, फिजिक्स का नोबेल प्राइज, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज। शांति की अगर बात करें, पीस की, तो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी इसको देती है। देखिए यहाँ बदल गया, आपको ये ध्यान देने वाली बात है। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी इसको देती है और इस कमेटी का गठन करता है कौन? नॉर्वे का पार्लियामेंट। नॉर्वेजियन पार्लियामेंट एक कमेटी का गठन करती है और वो डिसीजन लेती है शांति के नोबेल प्राइज के लिए। इसी तरह साहित्य का नोबेल प्राइज देख लेते हैं। तो साहित्य का नोबेल अवार्ड द स्वीडिश अकेडमी, यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना फिजिक्स केमिस्ट्री वाले के साथ, ये है आपका द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज और ये द स्वीडिश अकेडमी केवल, ठीक है, और ये भी आपका स्कॉटलैंड में है, ठीक। आगे चलते हैं। 10वां भारत स्वीडन नवाचार दिवस मीट, ठीक, भारत और स्वीडन के बीच इनोवेशन मीट हुआ है 10वां, और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। इसके लिए इतनी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। आगे देखते हैं। फ्रॉम रिसर्च टू इम्पैक्ट टुवर्ड्स जस्ट एंड रेजिलियंट एग्री फूड सिस्टम, या हिंदी में इसको देख लेते हैं, अनुसंधान से असर तक न्याय संगत व लचीली कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर। क्लियर? ये एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, इस विषय पर आयोजित किया जा रहा है। वास्तव में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है जिसका विषय है ये, ठीक है, क्या है? विषय। और इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली। उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जा रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। क्लियर? आयोजक कौन है? CGIAR, ये जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म, और ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, ये दो संस्थाएं CGIAR और ICAR, इन दो संस्थाओं के द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य देख लेते हैं, क्या है उद्देश्य? जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, पोषण के संबंध में महिलाओं का नेतृत्व एवं निर्णय लेने की भूमिका को मान्यता देना और बढ़ावा देना, ठीक है, नेतृत्व स्वीकार करना उनका, जो भी निर्णय ले उनको मान्यता देना और उनकी भूमिकाओं को बढ़ावा देना, ठीक, यही इसका क्या है? आपका उद्देश्य है। और इसके अंतर्गत इस बात पर विचार हुआ कि कृषि खाद्य प्रणाली में जेंडर असमानता एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में प्रकट हुआ है। हाल ही में G20 का सम्मेलन आयोजित किया गया है भारत में, और उसी के अंतर्गत जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है उन्हीं मुद्दों पर इस G20 की समाप्ति के बाद भी सम्मेलन जारी है। उसी की एक कड़ी है ये आपका सम्मेलन, ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो यहाँ पर महिलाओं का नेतृत्व और निर्णय, इनमें इनकी भूमिकाओं को बढ़ाना और उनको मान्यता देने से संबंधित है, ठीक है। साथ ही इसके आयोजक जरूर याद रखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और CGIAR, जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म। क्लियर? आगे चलते हैं। नेशनल करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे, CGMP डे, ठीक है,
CGMP डे, इसको आप यही याद रखें, CGMP डे। हिंदी में इसको देख लेते हैं, राष्ट्रीय वर्तमान अच्छा विनिर्माण अभ्यास दिवस। काफ़ी जटिल बना दिया है हिंदी में से, फिर भी आप एक नज़र इस पर डाल लीजिए। हिंदी इंग्लिश इसीलिए साथ साथ पढ़ा करिए, ताकि अगर आपको कहीं वहाँ पर एग्जाम में दिक्कत आ रही है तो इंग्लिश वाले हिस्से पे भी जाके आप अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। कब मनाया गया? 10 अक्टूबर को, और पहली बार मनाया जा रहा है। तो ऐसे दिवस, देखिए दिवसों की संख्या बहुत हो चुकी है अब तक, और वही पूछे जाते हैं सामान्यतः जो उस समय चर्चा में होते हैं। आपके स्टैटिक पार्ट में भी वही आएंगे जो उस समय करंट भी चर्चा में होते हैं, ठीक है। तो 10 अक्टूबर आपका इस दिवस के रूप में, CGMP डे के रूप में मनाया जा रहा है। और ये चर्चा में क्यों है, देख लेते हैं। चर्चा में क्यों है भाई? कुछ समय से भारतीय दवाओं के आयातक कुछ देशों में बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले कफ सिरप ने आलोचनाओं को जन्म दे दिया है, ठीक है। कफ सिरप भारत से एक्सपोर्ट होता है कई देशों में, और अफ्रीका के कुछ देशों में बच्चों की मौत तक देखी गई है इस कफ सिरप के इस्तेमाल से। इसलिए भारत में जो ड्रग इंडस्ट्रीज हैं वो क्या है, आलोचनाओं की शिकार हो रही हैं, और निश्चित रूप से इससे आयात प्रभावित हो सकता है। अगर एक बार इसमें खराब इमेज बन गई तो निश्चित रूप से भारत में जो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए क्या है, झटके से कम नहीं होगा। तो इसीलिए दिवस आयोजित किया जा रहा है, जिसमें उद्देश्य क्या है, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार, ठीक, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार। जो भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो डेवलप कर रहे हैं, उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए। रोगी सुरक्षा को सुनिश्चित करें, ठीक है, रोगी की सुरक्षा अल्टीमेट है, उसमें जो है आप समझौता नहीं कर सकते। और दवा निर्माण में CGMP दिशा निर्देशों का पालन करना, CGMP के द्वारा कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनका आप जरूर पालन करें। ये है इसके उद्देश्य CGMP डे के, ठीक। आगे देख लेते हैं। धन विधेयक मामले में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच का गठन किया गया है, देख ले, हाल ही में चर्चा में है। और CJI के द्वारा, CJI के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इस समय है DY चंद्रचूड़। इस मामले में उन्होंने एक 7 सदस्यीय जजेस का बेंच गठित किया है, न्यायाधीशों का एक बेंच गठित किया है। और कारण है कि भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार द्वारा मनी बिल मार्ग का सहारा लेकर प्रमुख कानूनों को पारित करवाने का प्रयास किया जाता है। अर्थात कोई बिल जो संबंधित किसी और चीज़ से, लेकिन सरकार क्या कर रही है, उसे मनी बिल का फॉर्म दे के पारित करवाने का प्रयास कर रही है। मनी बिल ऐसा क्या है कि इससे सरकार को सहूलियत हो जाती है अपने बिल को पारित कराने में? तो देख लेते हैं मनी बिल है क्या। मनी बिल आर्टिकल 110, ठीक है, आर्टिकल 110 में धन विधेयक मनी बिल का प्रावधान है। और इसके प्रावधानों के अंतर्गत एक तो सबसे बड़ी बात ये कि जब ये विधेयक आता है तो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति हो चुकी होती है, उसी के बाद ही लाया जाता है, ठीक है। कुल मिलाकर इसमें यह कि समय बचाना है, तो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति हो गई, ये आपका एक झंझट दूर हो गया। दूसरा ये है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक, लोकसभा का जो अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, वो निर्णय लेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अगर विपक्ष ये भी बोलता है कि विधेयक धन विधेयक नहीं है, तो अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है, जो कि सत्ताधारी दल का होता है। तो वहाँ भी सरकार को सहूलियत हो जाती है, सत्ताधारी पार्टी को सहूलियत हो जाती है, और वो किसी विधेयक को या धन विधेयक से मिलते जुलते विधेयक को धन विधेयक के रूप में पारित कर देता। तो ये विवाद की स्थिति समय पैदा हुई है, और इसी समस्या से निपटने के लिए इस बेंच का गठन किया गया। क्लियर? आगे चलते हैं। विश्व डाक दिवस, WPD, अर्थात वर्ल्ड पोस्टल डे, ठीक है, वर्ल्ड पोस्टल डे 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 9 अक्टूबर। और इस थीम है एक साथ विश्वास के लिए, एक सुरक्षित और जुड़े भविष्य के लिए सहयोग, ठीक, ये इसकी थीम है, काफ़ी लंबी थीम है। एक बार इसकी इंग्लिश भी देख लीजिए, टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कोलेबरेटिंग फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। क्लियर? आगे चलते हैं। म्यूरा 1 हाल ही में चर्चा में है। म्यूरा देख लेते हैं क्या है म्यूरा। ये यूरोप का पहला निजी रॉकेट है, ठीक है, यूरोप का पहला निजी रॉकेट है। और इस रॉकेट का क्या डेवलपमेंट किसने किया? स्पेनिश एरोस्पेस कंपनी है, PLD स्पेस, ठीक है, ये निजी क्षेत्र की कंपनी, इसके द्वारा ये डेवलप किया गया। इस विशेषता क्या है इसकी? रिकवरेबल रॉकेट है, अर्थात इसकी पुनः प्राप्ति की जा सकती है यूज करने के बाद। सिंगल स्टेज का रॉकेट है, और इसका जो नामकरण है वो आपका लड़ाकू बैल के नाम पर है। स्पेन में आप देखते हैं कि बुल फाइट बहुत ही फेमस रहती है वहाँ पर, तो लड़ाकू बैल के नाम पर है ये। म्यूरा लड़ाकू बैल है, फेमस है स्पेन का, उसी के नाम पर इस रॉकेट को लॉन्च किया गया। आगे चलते हैं। साइकी मिशन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइकी मिशन नासा का महत्वाकांक्षी मिशन है,
और एस्टेरॉयड 16 साइकी को संदर्भित है। 16 साइकी एक एस्टेरॉयड है, एक क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। इस क्षुद्र ग्रह की रिसर्च से संबंधित है ये मिशन जो है। एक स्पेस क्राफ्ट भेजा जाएगा जो इसके विषय में अनुसंधान करेगा। लक्ष्य देख लेते हैं, साइकी मिशन के लक्ष्य क्या है। इस धात्विक अंतरिक्ष चट्टान की व्यापक समझ प्राप्त करना। एस्टेरॉयड क्या होते हैं? चट्टाने होते हैं, ठीक है, जो ऐसा माना जाता है कि ग्रहों के निर्माण के समय उनसे अलग हो गए हैं, टुकड़े हैं, पत्थर की चट्टाने हैं विशाल। तो इससे क्या है, धात्विक चट्टान, अंतरिक्ष चट्टान की व्यापक समझ प्रदान करेगा। साथ ही यह मिशन पृथ्वी सहित ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया पर भी प्रकाश डालेगा, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि ग्रहों से अलग है, तो जो भी इनकी संरचना है इससे ग्रहों की उत्पत्ति के विषय में भी पता चलेगा। तो ये दो उद्देश्य हैं, ग्रहों का इतिहास पता करना और धात्विक अंतरिक्ष चट्टान की समझ प्राप्त करना। और अलग क्यों है ये मिशन? अगर हाँ, नीचे आपके मेंशन भी है। यह विशेषता जो साइकी को विशेष बनाती है वो क्या है? पर्याप्त धातु संरचना। इसमें पर्याप्त धातु की उपस्थिति पाई जा रही की संभावना है। नासा के पिछले क्षुद्र ग्रहों के संबंधी मिशनों से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि जो पहले अभियान भेजे गए जिन एस्टेरॉयड्स पे वो पत्थर के बने हैं या तो बर्फ़ की उपस्थिति उनमें ज़्यादा है, पर ये साइकी मिशन में धातु के तत्व ज़्यादा हैं, धात्विक उपस्थितियाँ ज़्यादा हैं। क्लियर? तो 16 साइकी क्या है आपका? एस्टेरॉयड है। और एस्टेरॉयड पाए कहाँ जाते हैं आपके? मार्स और जुपिटर के बीच एक बेल्ट है, ठीक है, एस्टेरॉयड बेल्ट, वहीं पर ये पाया गया है। आगे देख लेते हैं नासा। ये हो गया आपका नासा का महत्वाकांक्षी मिशन जो कि एस्टेरॉयड 16 साइकी को समर्पित है। आगे देखते हैं नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज और NFCS, इस पर भी आप नज़र रखेंगे। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज ये क्या है? ढांचा है जिसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा निर्मित किया गया है। भारतीय मौसम में इंडियन मीटेरोलॉजी डिपार्टमेंट, और ये आता किसके अंतर्गत है? पृथ्वी मंत्रालय के अंतर्गत। ये विभाग किसके अंतर्गत है? पृथ्वी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी महत्वपूर्ण पहल है आपकी NFCS। उद्देश्य क्या है? कृषि, ऊर्जा, जल संसाधन, स्वास्थ्य, आपदा आदि क्षेत्रों में जलवायु सेवाएं एवं जानकारी प्रदान करना। क्लियर? आगे चलते हैं। चिल्ड्रन डिस्प्लेस्ड इन ए चेंजिंग क्लाइमेट, बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है और हाल ही में चर्चा में भी है काफ़ी। चिल्ड्रन डिस्प्लेस्ड इन अ चेंजिंग क्लाइमेट, अर्थात बदलते परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के कारण जो बच्चे आपके विस्थापित हुए हैं उससे संबंधित रिपोर्ट है। तो यूनिसेफ और IDMC ने इसे जारी किया है। IDMC देख लेते हैं क्या? IDMC, यूनिसेफ से आप परिचित हैं। IDMC आपका इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर, ठीक है। यहाँ पर याद रखिए I फॉर क्या है? इंटरनल, इंटरनेशनल नहीं कर देना आप, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार क्या है? चरम मौसमी घटनाओं के कारण पिछले 6 सालों में, और वो 6 साल कहाँ से लिए गए? 2016 से 21, ये रेंज है जो रिपोर्ट की एक रेंज होती है ना, कितने समय से कितने समय तक, 2016 से 21, 6 ईयर के इस टाइम का इसमें डेटा है, ठीक। तो चरम मौसमी घटनाएं, चरम मौसमी कौन सी हैं? आपकी बाढ़, तूफान, ठीक है, ये आपकी बाढ़, तूफान, जंगल की आग, सूखा, ये सब आपकी चरम मौसमी घटनाएं हैं जिन्हें माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ये इनकी तीव्रता बढ़ गई है, इनकी उपस्थिति बढ़ गई है और इनके प्रभाव भी बढ़ गए हैं। और इस रिपोर्ट में क्या है? 43 मिलियन बच्चे विस्थापित हो गए हैं, ऐसा माना जाता है। ऐसा आकलन है कि 43 मिलियन, ठीक है, 43 मिलियन बच्चे, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो ये हो गए 430 लाख बच्चे, ठीक है, 4 करोड़ 30 लाख बच्चे विस्थापित हो गए हैं 6 सालों में, 2016 से 21 के दौरान, यूनिसेफ और IDMC द्वारा जारी इस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। आगे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और भी इसमें। तो चरम मौसमी दशाएं में हमने बता दिया आपको क्या है? बाढ़, तूफान, जंगल की आग और सूखा इत्यादि। इसमें बाढ़ और तूफान से सबसे ज़्यादा विस्थापन हुआ 95%। 95% बच्चे विस्थापित हुए हैं, कहाँ से? बाढ़ से और तूफान से। अगला देख लेते हैं चीन, देशों के मामले में देख लेते हैं विस्थापन सबसे ज़्यादा कहाँ? चीन, फिलीपींस और भारत, इन तीन को मिलाकर 22 मिलियन बच्चे विस्थापित हो गए हैं, और जबकि टोटल कितने? 43। तो आप देखेंगे कि 1/2 से ज़्यादा, अर्थात आधे से ज़्यादा बच्चे आपके अकेले इन 3 देशों में विस्थापित हुए हैं, चीन में, फिलीपींस में, भारत में, ठीक है। तो ये रहे आज की महत्वपूर्ण खबरें, और निश्चित रूप से आपको ये पसंद आएगा, ठीक है। कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।